जय हिंद सभी भाइयों को। कैसे हैं आप सभी लोग? होप कि आप लोग अच्छे होंगे और प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही होगी। ठीक है। हमने सारे कोर सब्जेक्ट खत्म कर लिए और जैसा कि मैंने आपको कहा है, ये वहीं से 18 से 20 सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब चाहे वो एमसीक्यू बेस हो, चाहे वो स्टेटमेंट बेस हो, कैसे भी सवाल हो, उन्हीं के अंदर से ही आएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आप उसको अच्छे से रिवाइज करते रहिए। वीडियोस देख लिए हैं तो अच्छी बात है, कहीं से भी कंप्लीट किए, रिवीजन करते रहिए। अभी समय है, सिर्फ रिवाइज करते रहिए जो भी आपने पढ़ा है। ठीक है। कुछ स्टेटिक पोर्शन है, देखो स्टेटिक इतने डायनामिक है ना, क्योंकि आप जितने में वो 18-20 सवाल कवर करोगे ना, 5-7 सवाल कवर करने में उससे ज्यादा समय लग जाएगा। और इसके चांसेस बहुत कम है। ठीक है। सर्टेनिटी, इसकी एक्यूरेसी बहुत कम हो जाती है। इसलिए क्या है ना कि इसमें बाद में आ जाता है, पहले उसको स्ट्रॉन्ग कर। इसमें भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें सबसे ज्यादा चांसेस है इस बार गवर्नमेंट स्कीम्स के आने के। ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें अच्छे से अच्छा कर सकें। और बाकी मैंने आपके ग्रुप में भेज ही दिया है, थोड़ा बहुत अपडेट करके और ले आया हूँ इसमें कुछ चीज़ें ऐड करके। तो यहाँ हम देखेंगे। देखो पहले थोड़ा सा क्वेश्चंस देख लो तुमसे पिछले साल और उसके पहले एसएससी के एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है। उसी के आधार पर मैंने सारे क्वेश्चंस रीड करने के बाद तुम्हें कंटेंट दिया है। तो ये कुछ क्वेश्चन से देख सकते हो कि टाइप 1 में देख सकते हो, सिंपल सिंपल पूछा गया डेटा। ठीक है। एक लाइन का क्वेश्चन है और फिर एक ऑप्शन दे दिया गया है। टाइप 2 की बात करें तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यहाँ देखो। ये देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें एक आपको स्कीम का नाम दिया गया है और 2-3 स्टेटमेंट देकर के पूछा गया इनमें से कितने ठीक है। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यही होते हैं और कुछ नहीं होता। ठीक है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, जो भी मैंने आपको दिया है कंटेंट, उससे ये सारी चीजें हो जाएंगी सॉल्व। ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आ जाओ पहले खत्म करते हैं, उसके बाद से इनको भी देख ही लेंगे थोड़ा थोड़ा। चलो शुरू करें। तो मैं देखो ऐसे तो इनफाइनाइट है, बहुत सारे हैं स्कीम्स। ठीक है। मैं जो सबसे मोस्ट एक्सपेक्टेड है, मैं अंतर्यामी तो हूं नहीं कि बता दूं भाई यही आएगा, लेकिन मेरे हिसाब से सारे पेपर कैलकुलेट करने के हिसाब से जो मुझे लगा है कि सबसे बेस्ट है, चांसेस है अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो 99.9% चांस कि सारे जो भी स्कीम्स आएंगे वो यहीं से आएंगे, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ या जो भी मैंने नोट्स दिए हैं उसको आप अच्छे से कर लो, हो जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं। ठीक है। देखो स्कीम्स मैंने क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है जब एक साथ लिख देते हो, तो इसलिए मैंने क्या किया है कि 3 अलग अलग सेगमेंट बना दिए हैं। एक ऐसे स्कीम्स है जो बहुत ज्यादा न्यूज में थे तो इनके आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। दूसरे ऐसे स्कीम्स है जो ऑल टाइम एवरग्रीन है। ठीक है, कि वो कभी भी पूछे जा सकते हैं, तो मैंने वो सेगमेंट रखा है। तीसरा ऐसा स्कीम है जो स्टेट के स्कीम्स हैं जो कि अभी हाल में बहुत ज्यादा न्यूज और चर्चे में रहे, तो उनके भी आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो वो सारी हम कवर करेंगे और जितना कंटेंट आपको रिक्वायर्ड है बस हम उतना ही देखेंगे, उससे ज्यादा नहीं देखेंगे। चलें फिर शुरू करें। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पहले स्कीम की, तो मैंने डिपार्टमेंट वाइज सबको बांट दिया है ताकि और इजी हो जाए, और मिनिस्ट्री वाइज बांट दिया है। उससे पहले एक चीज और जानो, आपको ना पूरे इस स्कीम के दौरान दो शब्द देखने को, दो टर्म देखने को मिलेंगे। एक तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और दूसरा हो गया सेंट्रली सेक्टर्ड। ठीक है। सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम। तो कई लोगों को डाउट होता है कि ये सर है क्या, क्यों लिखा हुआ है। मैं बेसिक आपको बता देता हूँ। देखो नाम से पता चल रहा है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है। मतलब क्या है कि कोई स्टेट या कोई यूटी इसको, या फिर सेंट्रल ही अगर इस स्कीम को लागू कर रहा है तो सेंट्रल मेन क्या करते हैं, इसको स्पॉन्सर करता है। मतलब यह है कि स्टेट भी इसमें पैसा लगाता है और सेंटर भी इसमें पैसा लगाता है, सिंपल भाषा में। सेंट्रली सेक्टर्ड की बात करें तो इसमें 100% जो पैसा होता है ना, 100% जो खर्च होता है वो सेंटर उठाता है। स्टेट का काम है उसको प्रमोट करना और आसपास के अपने एरियाज में इसको तरीके से एग्जीक्यूट करना। ठीक है। अब सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में ना कई बार पूछ लिया जाता है कि कैसे कैसे स्पॉन्सरशिप करता है। देखो एक तो होता है 60-40 का रेशियो। क्या होता है 60-40 का रेशियो? मतलब क्या है कि नॉर्मली जो सेंटर स्पॉन्सर करता है ना, 60% खुद पैसे देता है और 40% स्टेट। अगर नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई पॉलिसीज दे रहा है ऐसे, तो उसमें क्या हो जाता है, 90% खर्चा खुद सेंटर उठाती है, 10% नॉर्थ ईस्ट के स्टेट उठाते हैं। और अगर यूटी की बात हो जाए ना, तो इसमें 100% खर्च कौन उठाता है, खुद के खुद सेंटर ही उठाता है। इतनी बात समझ आ गई, तब हम
शुरुआत करते हैं बेसिक समझाए। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, एक मंत्रालय है जिसकी मिनिस्टर कौन है, अन्नपूर्णा देवी जी हैं। तो इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट पहला स्कीम है वो है पोषण 2.0। पहले पोषण आ चुका है 2018 में, अभी 2021 में पोषण 2.0 है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसका जिक्र किया गया था अभी 2025 के बजट में। इसका इसके साथ मतलब दो स्कीम्स आई थी, एक तो सक्षम आंगनबाड़ी स्कीम एंड पोषण 2.0, दोनों को मर्ज किया गया है, तो दोनों एक साथ स्कीम चल रही है। खैर आपको ज्यादा नहीं देखना, बस इतना ध्यान रखना है पोषण का ये फुल फॉर्म देख लो, प्राइम मिनिस्टर्स ओवररीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट। एक और बात ध्यान रखना है, क्या इन सबको रटना है नहीं, मैंने सिर्फ इसलिए दे दिया है ताकि आप एक बार देख लो, तुम्हें जाकर वहां टिक लगाना है, आंसर राइटिंग नहीं करनी है। तो दिमाग में छपा रहेगा ना, एक बार देख रहे हो तो हाँ भाई लगाया कि हाँ ये सुना सुना सा लग रहा है, इतना मुश्किल नहीं है। तो थोड़ा एक बार मैं पढ़ा दे रहा हूँ, पढ़ लो, पर एक बार खुद से रीड कर लेना और एग्जाम से पहले एक बार बस गो थ्रू कर लेना, हो जाएगा। चलो पोषण 2.0 की बात करें तो पोषण का फुल फॉर्म मैंने बता दिया, प्राइम मिनिस्टर्स ओवररीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट। याद क्या रखना है कि कब इसको लॉन्च किया जाता है, 2021 में। ये कैसा स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। डिपार्टमेंट मैंने आपको बता ही दिया कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो जीरो मतलब बिल्कुल जो बच्चे नवजात शिशु हैं वहां से लेकर के 6 साल के जो बच्चे हैं उनमें जो न्यूट्रिशन की कमी ना हो उसके लिए उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, ठीक है। जो बच्चियां हैं उनको न्यूट्रिशन देना, जो मदर्स हैं या फिर जो गर्भवती महिलाएं हैं, ठीक है, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन देना। क्योंकि आपको पता है कि एक डेटा होता है जिसको हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कहते हैं, उसमें डेटा जो आया उसमें देखा गया कि तकरीबन 33% से ज़्यादा महिलाएं जो कि प्रेग्नेंट हैं या फिर जिनकी शादी हो चुकी है उससे ज़्यादा, आई थिंक 1/3 या 2/3 है, एक बार डेटा चेक कर लेना, तो उनमें एनीमिया पाया गया, ठीक है। एनीमिया किसके कमी के कारण होता है, आयरन के कमी के कारण होता है। तो कोई भी दिक्कत ना आए, कोई भी न्यूट्रिशन की कमी ना आए, उसके लिए पोषण 2.0 चलाया गया। किसमें किसमें, बच्चों में, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनमें, और जो बच्चियां हैं उनमें, ठीक है। इनमें की पॉइंट्स याद रखने वाले ये हैं कि कुछ जैसे एक आईसीडीएस पहले स्कीम हुआ करता था, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, तो बच्चों के देखभाल के लिए, सिंपल इतना याद रखो, देखभाल के लिए स्कीम था। इतना डिटेल में कोई नहीं पूछेगा आपसे। पोषण अभियान, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, मेन काम यही है कि बच्चों को मैटरनल और अर्ली चाइल्डहुड केयर करना, ठीक है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको तरीके से पोषण देना, ये मेन काम है पोषण 2.0 का। 2023 में डिसाइड किया गया कि जो हम अनाज दे रहे हैं, ठीक है, इन लोगों को, वो मिलेट बेस होना चाहिए। मिलेट पता है ना, जिसको श्री अन्न नाम दिया गया है, जैसे बाजरा हो गया, जैसे ज्वार हो गया, इन सबको मिल्ट कहा जाता है, ठीक है। तो उसमें मिलेट्स को भी शामिल किया गया इनके डाइट में, इनके पोषण में, और इसको डिजिटली भी एक्सपेंड किया गया है। बस इतना बहुत है आपके एग्जाम के लिए, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। दूसरा अगर हम बात कर जाए, दूसरा मिनिस्ट्री कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, जिसको महुआ कह देते हैं, MOHUA। इसके मिनिस्टर कौन है, श्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं, जो पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री। इसका जो इंपॉर्टेंट स्कीम है वो है PM आवास योजना 2.0। ये पहले आपको पता होगा कि एक चलता था इंदिरा गांधी और इंदिरा आवास योजना, ठीक है, उनको डेवलप करके एक ग्रामीण योजना बनाया गया और एक शहरी आवास योजना बनाया गया। खैर PM आवास योजना 2.0 की अगर हम बात करें तो ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 2015 में, इसका दूसरा चरण 2022 में आता है, ठीक है। याद क्या रखना है कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और इसका मेन काम क्या है कि जो भी एरिया है, जो भी लोग हैं जो डिजर्व करते हैं उनको पक्का घर देना, सैनिटेशन प्रोवाइड कराना, ठीक है, और बिजली प्रोवाइड कराना, ये मेन काम है। 4 मेन कंपोनेंट्स हैं इसके, जैसे कि जो स्लम एरियाज हैं उनका डेवलपमेंट करना वहीं के वहीं जहां पर वो हैं, ठीक है। और CLSS एरिया है जो कि क्या कहते हैं, कम डेवलप एरिया है, वहां के एरियाज में डेवलपमेंट करना। बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, मतलब जो भी लोग स्लम एरियाज में रह रहे हैं उनके घरों को अच्छे से करके कंस्ट्रक्ट करना। मेन काम PM आवास योजना का यही है कि हाउस फॉर ऑल, बस इतना याद रखना है आपको, हाउसिंग फॉर ऑल, कि सबको घर मिले, ये इसका मेन मोटो है। कब स्टार्ट किया गया था, 2015 में। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये, महुआ के अंतर्गत, ठीक है। रिसेंटली क्या डेवलप हुआ है कि इसको 2024 तक एक्सपेंड कर दिया गया था पिछले साल, और 3 करोड़ से ज्यादा घर बनाने के लिए पैसे सैंक्शन कर दिए गए थे। एक और इम्पोर्टेंट स्कीम है, इसको स्टार मार्क कर दो, पूछे के चांसेस बहुत ज्यादा है, PM स्वनिधि स्कीम। PM स्वनिधि स्कीम में क्या है, इसका फुल फॉर्म पहले जानो, प्रधानमंत्री स्ट्रीट
प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं ना, ठीक है, जो गलियों में रेडियो पर दुकान लगाते हैं, उन सब के लिए स्कीम चलाया गया। कब लॉन्च हुआ था ये? 2020 में। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, ये क्या करता है कि जो बहुत छोटे लेवल के रोजगार लोग हैं, ठीक है, जो अपना जीवन यापन छोटे छोटे रोजगार से कर लेते हैं, उनको 10 से 50 हजार रुपए तक एक छोटा सा लोन देना, जिसको माइक्रो क्रेडिट कह रहे हैं। ठीक है, इनको देना, स्ट्रीट वेंडर्स को देना। इतनी बात याद रखनी, जिसका इंटरेस्ट कम से कम रखा जाए, लगभग 7% रखा गया है। 3 टियर लोन साइकिल है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब ये है कि जैसे लोन कोई देता है ना, तो उसको बढ़ा करके और बढ़ा दिया जाता है थोड़ा सा, फिर कोई समय पर अगर पैसा जमा कर दे तो फिर उसको बढ़ा दिया जाता है। ये डिजिटल पेमेंट इंसेंटिव, कि उनको पैसा डिजिटली पहुंचाया जाता है, ये सारी चीजें भी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। रिसेंट अपडेट ये है कि अभी 60 लाख से ज्यादा वेंडर्स इसमें बेनिफिशियल हुए हैं। ठीक है, उनको बेनिफिट्स मिला है इससे। तीसरे डिपार्टमेंट की हम बात करें, मिनिस्ट्री की बात करें, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसके मिनिस्टर कौन है? जयंत चौधरी जी हैं। ठीक है, जयंत चौधरी इसके मिनिस्टर हैं। और इसका इंपॉर्टेंट जो स्कीम है, ये भी स्टार मार्क कर लो। हालांकि पिछले वर्ष पूछा गया था, इस साल भी चांसेस कम है, लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है। पीएम विश्वकर्मा योजना, इसका फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। कब कब ये लॉन्च किया गया था? 2023 में। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये भी। इसका मेन काम क्या है? जितने भी आर्टिसंस हैं ना, जैसे जो कारीगर हैं, बढ़ई हो गए, मूर्ति बनाने वाले हो गए, ठीक है, कई सारे जो काम करने वाले लोग हैं ना, जितने भी कारीगर होते हैं, उनके कारीगरों को अच्छा से अच्छा करना, उसको इंपावर करना। क्राफ्ट्समैन जो है, ठीक है, जो मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, उनको भी अच्छा करना, ये सारी चीजें हैं। उनको क्या करना है कि बढ़िया से बढ़िया ट्रेनिंग देना, और स्टाइपेंड के तौर पर उनको 500 रुपये रोज का देना है। उनके औजार के लिए 15 हजार रुपये देना है इसी के अंतर्गत। और उसके अलावा बात करें तो उनको कोलेटरल फ्री लोन देना है। कोलेटरल फ्री मतलब होता है कि बिना गिरवी रखे उनको 3 लाख रुपए तक का लोन दे सकते हैं। इसमें 2025 का अपडेट है कि तकरीबन 3 लाख जो आर्टिसंस है, काम करने वाले कारीगर हैं, वो इसमें इनरोल कर चुके हैं। चौथी मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जिसके मिनिस्टर कौन है? प्रहलाद जोशी जी हैं। कहोगे सर इतने कम कम क्यों है स्कीम्स? भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट लगाना है, ऐसे तो मैं बहुत सारे करा सकता हूँ, बस वही लेकर के आया, इतना तुम याद कर लो, यहीं से सवाल फंस जाएगा, काफी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर कौन है? प्रहलाद जोशी जी हैं। जिसका सबसे इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो, यहाँ से भी ये सवाल में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसका फुल फॉर्म तो पता ही है आपको। ये कब लॉन्च किया गया था? 2024 में। सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम है, मतलब सारा खर्चा सरकार खुद उठा रही है। इसमें क्या किया गया है ना, टारगेट रखा गया है कि 1 करोड़ घरों के ऊपर क्या करना है कि सोलर रूफ लगाने हैं, जिससे क्या हो सके कि 1 करोड़ घरों को बिजली मिल सके। ठीक है, और 300 फ्री यूनिट बिजली इतने घरों को देने की बात कही गई है। ठीक है, कैसे किया जाएगा? रूफटॉप सोलर लगाए जाएंगे। और ये जो डायरेक्ट सब्सिडी है, ये किसको दे दी जाएगी? जो भी बेनिफिशियरी है उनको दे दिया जाएगा। इसके लिए 75 हजार करोड़ रुपए ऑलरेडी आउटले हो चुका है। कब स्टार्ट किया गया था? 2024 के फरवरी में। बहुत है इतना। पीएम कुसुम की बात करें तो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, सारे याद रखने हैं नहीं, बस एक बार गो थ्रू कर लेना। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। कब आया था? 2019 में। इसका मेन काम ये है कि एग्रीकल्चर में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको सिक्योरिटी देना है। ठीक है, कैसे दे सकते हैं? सोलर सिस्टम का इस्तेमाल करके। ठीक है, जैसे जो पंप यूज करते हैं ना पानी चलाने के लिए, या कई सारी चीजें करते हैं, तो उसके लिए बिजली बहुत ज्यादा खर्चा जाता है, तो उसको क्यों ना हम सोलर सिस्टम से जोड़ दें। तो सोलर पंप बनाना, जो ऑलरेडी पंप काम कर रहे हैं उनमें सोलराइजेशन करना। ठीक है, मतलब सोलर एनर्जी से चले, वो सोलर पैनल लगा दिया उससे चले। 60% सब्सिडी देना, 10% फार्मर्स को, और 30% लोन के तौर पर देना। ये सारी चीजें रखी गई हैं इस योजना के अंतर्गत। इसको 2022 के लिए बढ़ा दिया गया था, हालांकि चल तो अभी भी रहा है, और तकरीबन लाख से ज्यादा पंप इसमें इंस्टॉल किए जा चुके हैं पीएम कुसुम। पंचायती राज के अंतर्गत अगर हम बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। इससे पहले देख लो इसका मिनिस्टर कौन है? राजीव रंजन सिंह जी उर्फ लल्लन सिंह, जो कि बिहार के हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर कोई बिहार वाला एग्जाम दे रहा हो, बीपीएससी वगैरह, तो वहां भी पूछा जा सकता है। कई बार तो डायरेक्ट मिनिस्ट्री और मिनिस्टर पूछ लेते हैं, तो ये भी सवाल आ सकता है। खैर, स्वामित्व स्कीम की बात कर ले हम, तो इसका फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। मेन मोटो ये है
कि ड्रोन का इस्तेमाल करके, ये देखो, ड्रोन का इस्तेमाल करके गांव वाले जितने एरिया हैं, जितने रूरल एरिया हैं, उनको मैपिंग करना। ठीक है, कई जगह पे क्या है कि अभी भी अच्छे तरीके से मानचित्र नहीं बनाए गए हैं, मैपिंग नहीं करी गई है, तो उसका एक प्रॉपर मानचित्र बनाना ड्रोन के इस्तेमाल करने के बाद, और जो जिसका मालिक है उसको मालिकाना हक देना, उसके लिए एक प्रॉपर्टी कार्ड बनाया जाएगा जमीन के मालिकों के लिए, और उनको ये चीज दे दी जाएगी। ठीक, बस इतना याद रखना है। इसमें यह है कि अभी तक 70,000 से ज्यादा गांव को मैपिंग किया जा चुका है। छठी बात करें तो एक डिपार्टमेंट आ जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ, अभी आपने खूब सुना होगा अगर एसएससी वाले हैं तो डीओपीटी, डीओपीटी। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है, जो कि एक डिपार्टमेंट है पर्सनल एंड ग्रीवांसेस का, जो आता है प्रधानमंत्री जी के अंतर्गत, उसके अंडर ये डिपार्टमेंट है। ठीक है, उसके अंडर ये डिपार्टमेंट है, जिसके मिनिस्टर कौन है? जितेंद्र कुमार सिंह। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है और इंडिपेंडेंट मिनिस्टर है। मैंने आपको बताया था इंडिपेंडेंट मिनिस्टर क्या होता है, डेप्यूटी मिनिस्टर क्या होता है, कैबिनेट मिनिस्टर क्या होता है, जब हमने पॉलिटी पढ़ी थी। तो इसके मिनिस्टर कौन है? जितेंद्र कुमार सिंह जी हैं। ये भी पूछा जा सकता है। तो इसका एक इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसका नाम है मिशन कर्मयोगी। ठीक है, क्या नाम है? मिशन कर्मयोगी, NPCSCB, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। इसका मेन मोटो ये है कि जो भी अधिकारी हैं, चाहे वो यूपीसी के हों, चाहे वो एसएससी के हों, ठीक है, जो भी ऑफिशियल्स हैं, सरकारी ऑफिशियल्स हैं, उनके जो पर्सनालिटी है, उनके जो तजुर्बा है, उनका जो स्किल्स है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है iGOT। एक नया प्लेटफॉर्म बनाया गया है iGOT कर्मयोगी, जिस पर उनको रजिस्टर किया जाएगा, और वो जहाँ भी काम कर रहे हैं वो वहीं से चीज़ों को सीख सकें डिजिटली। ये सारी चीज़ें करी गई हैं, और इसमें जो है 20 लाख से ज़्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉई अभी तक रजिस्टर कर चुके हैं। ये कब स्टार्ट हुआ था? 2020 में, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सिंपल। इसके बाद अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और ट्राइबल अफेयर्स, दोनों के मैंने एक साथ ले लिए हैं, तो आपको ध्यान देना। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी। और ट्राइबल अफेयर्स, मोटा जिसको कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, तो उसके मिनिस्टर कौन है? जुआल ओराम जी। पहला जो आता है वो है DNRLM। क्या नाम है? DNRLM, दीनदयाल अंत्योदय योजना। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। इसके 99.9% चांसेस है छपने के। लखपति दीदी लिख लेना। क्या? लखपति, लखपति दीदी। ठीक है, लखपति दीदी। तो लखपति दीदी की घोषणा अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने करी थी जब वो महाराष्ट्र गए हुए थे। उसमें ये कहा गया है कि जो भी SHG महिला में पार्टिसिपेट करने वाली महिलाएं, SHG पता है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसमें क्या है, महिलाएं एक ग्रुप बनाती हैं जिसमें आपस में पैसा इकट्ठा करती है, और जो जरूरतमंद है उसको एक बेसिक इंटरेस्ट रेट पर देती है, और उनसे उनका 2 रुपये इनकम भी होता है। अब इसको क्या कर दिया गया है, इसको बैंक से मान्यता भी दिला दी है नाबार्ड ने। यह हम इकोनॉमिक्स में बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं। ठीक है, और सरकार ने भी इसको मान्यता दी है। तो लखपति दीदी नाम रखा है मोदी जी ने, और इसी के थ्रू एक स्कीम चलाया, लखपति दीदी स्कीम, जिसका मेन टारगेट है 2 से 3 करोड़ SHG को। ठीक है, एक बार देख लेना कि एग्जैक्ट कितने करोड़ हैं। ठीक है, 2 करोड़ है या 3 करोड़ है, ताकि जो है दिक्कत खत्म हो जाए। ठीक है, घोषणा करी अभी प्रधानमंत्री जी ने कि अभी हाँ 2 करोड़ जो महिलाएं हैं, 2 करोड़ ये SHG ग्रुप हैं, उनको प्रमोट करेगी सरकार इस योजना के अंतर्गत, लखपति दीदी के अंतर्गत। और ये लखपति दीदी योजना किसके अंडर में जोड़ दिया गया है? यही जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, इसके अंडर में इसको जोड़ दिया गया है लखपति दीदी। अगर आपसे पूछ ले किस योजना के किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो रूरल डेवलपमेंट के। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत? तो MORD। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। इस स्कीम के अंतर्गत तो DNRLM। किसने इसकी घोषणा करी है? तो मोदी जी ने करी है अभी। ठीक है, ये 2023-24 में ही शुरू हो गया था लखपति दीदी, लेकिन अभी इसको 2 करोड़ लोगों तक इसका फायदा पहुंचाया जाए, फिर मोदी जी ने घोषणा कर दी। खैर, हम आ जाते हैं मेन इस पर, DNRLM पर, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, जिसको लॉन्च किया गया था 2011 में, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका मेन काम यह है कि जो भी रूरल पॉवर्टी है, मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी है, उसको कम से कम करना, किसके थ्रू? SHG के थ्रू, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू कम से कम करना। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। इसके लिए क्या किया गया था? 9 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मोबिलाइज किया गया था,
ताकि चीज़ें अच्छे से चल सके और वो सेल्फ एम्पावरमेंट हो सके, उनकी डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, इसका मेन मोटो था फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब सबके बराबर ग्रोथ हो, स्किल की डेवलपमेंट की जा सके, छोटे जो इंटरप्राइजेज है उसको बढ़ावा दिया जा सके, ये सारी चीजें करी गई थी। खैर, एक और इम्पोर्टेंट है, ये आता है मोटा भाई के अंतर्गत। इसके अंतर्गत आता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत, जुवाल ओरम जी जिसके मिनिस्टर है। तो डाजगुआ इसका फुल फॉर्म है डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड ब्लॉक, गरीब उन्नत अभियान। सिंपल इतना याद रखना है, गरीब उन्नत अभियान। ठीक है, और एक और स्कीम आया है धरती आबा, क्या नाम था उसका, धरती आबा, अ, मुझे एक बार तो देख लेने दो क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। धरती आबा स्कीम मुझे याद है यार, मैं भूल गया हूँ। हाँ, इसका दूसरा नाम यह है कि धरती आबा जन भागीदारी अभियान। ठीक है, इसी के अंतर्गत एक और नई पॉलिसी लाई गई है, धरती आबा, लिख लेना, धरती आबा जन भागीदारी अभियान, जन भागीदारी अभियान। ठीक है, ये भी लाया गया अभी 2024-25 में। इसी के अंतर्गत इसका मेन काम ये है कि जो भी ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनको बढ़ावा देना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कराना, चाहे एजुकेशनल बेस पर हो चाहे इकोनॉमिक बेस पर हो, हर लेवल पर उनके डेवलपमेंट के लिए ये लाया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि धरती आबा टाइटल किसको दिया गया? धरती आबा टाइटल दिया गया था बिरसा मुंडा जी को। ठीक है, कि पृथ्वी के पिता मानते हैं ट्राइबल अफेयर्स, जो भी ट्राइबल ग्रुप वाले हैं, इसलिए उनको धरती आबा कहा जाता है। बस इतना याद रखना। अब ये जो मेन पेरेंट जो स्कीम है, इसका फुल फॉर्म है डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक्स। इसमें मेन ये है कि कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट, कुछ इंपॉर्टेंट जिलों को टारगेट करना है और उनका डेवलपमेंट करना है। ठीक है, जहां जहां पर भी मेनली जो आपके ट्राइबल ग्रुप्स रह रहे हैं उनके डेवलपमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा करना है, जिसमें क्या क्या कवर करना है, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन चार मेन कंपोनेंट्स को कवर करना है। ठीक है, लिंक्ड टू एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम्स, ये एक प्रोग्राम है जिसमें ब्लॉक के उन्नति के लिए प्रोग्राम चलाया जाता है। खैर, ये मजा योजना की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री अनुसूचित जनजाति अभियान योजना, ये आपको ध्यान रखना है। ये कब लॉन्च किया गया था? 2023 में लॉन्च किया गया था। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत ही आया था ये। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी पीबीटीजीज है, यहाँ जान लो पीबीटीजीज क्या होता है, समझो। देखो, ट्राइबल ग्रुप्स में भी ना एक ऐसा ग्रुप है जो बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। ठीक है, जो समाज से कटा हुआ है, जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है अभी एक्सपोजर की, अभी सहायता की। ठीक है, तो हुआ क्या ना कि 1960 के दशक में एक कमीशन बनाई गई, जब हमने वो पढ़ा था, आई थिंक पॉलिटी मैंने आपको पढ़ाया हुआ, ढेबर कमीशन बनाई गई। ठीक है, क्या बनाई गई थी? ढेबर कमीशन बनाई गई। और ढेबर कमीशन का मेन काम था कि शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइबल एरियाज हैं, उनके विकास के लिए क्या क्या चीजें जरूरत है उनको फाइंड आउट करना और उस पर हमें सरकार को सुझाव देना ताकि सरकार उस पर काम कर सके। इसी ढेबर कमीशन का आधार लेकर के 1975 में 1975 में कुछ ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स आइडेंटिफाई किए गए जो कि बिल्कुल पिछड़े थे, बिल्कुल बुरा हाल था उनका। ठीक है, जिनको प्रीमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स का नाम दे दिया गया। ठीक है, पीटीजीज। तो इसमें उनको रखा गया। ठीक है, उस समय काफी कम थे संख्या में, लेकिन अभी हाल में क्या हुआ कि दोबारा सर्वे कराया गया और सर्वे कराने के बाद इनको नाम क्या दे दिया? पर्टिकुलरली वल्नरेबल। ठीक है, मतलब ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स जो वल्नरेबल है, बहुत मतलब अच्छे हालात में नहीं है, अच्छे कंडीशंस में नहीं है, तो उनको पर्टिकुलरली वल्नरेबल ग्रुप्स में डाल दिया गया। ऐसे ऐसे कितने पीबीटीसीज है ये भी डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। तो टोटल 75 ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया। इनका डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम चलाई गई है, पीएम अजय योजना, और इसमें तकरीबन 24,000 करोड़ रुपए 3 साल के लिए आउटले कर दिया गया है। ठीक है, इसमें मेन काम क्या है? उनके हाउसिंग को, उनके हेल्थ को, एजुकेशन को, लाइवलीहुड को, डेवलपमेंट प्रोवाइड करना। इसमें मेन है कि 75 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई करना। और हाँ, याद रखना, ये जो कमीशन बनाया गया था इसने कितने
ये जो पीवीटी है ये 18 स्टेट और 1 यूटी में मिला है। 18 स्टेट और 1 यूटी में मिला है, ये कंफर्म किया जा चुका है। चलो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डीपीआईआईटी, तो ये एक डिपार्टमेंट है वहां का, कॉमर्स इंडस्ट्री का मिनिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट है, जिसका मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल जी हैं। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर लो, एक स्कीम है पीएम गति शक्ति योजना, ये छपेगा तुम्हारे एग्जाम में। पीएम गति शक्ति योजना की बात करें तो इसका मेन देख लो, नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मोडल कनेक्टिविटी। मेन इसका ये है कि ये लॉन्च हुआ था 2021 में, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसका मेन काम ये है कि भारत के जितने भी बड़े बड़े शहर है और बड़े से लेकर के छोटे शहर है, उन सब तक कनेक्टिविटी को बराबर कर पाना, ताकि जो लॉजिस्टिक सप्लाई है उसको ज्यादा से ज्यादा किया जा सके। दूसरा ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिल सके। तुम पता है ना कि चाइना की वहां तक रास्ता बना चुका है जहां तक पहुंच भी नहीं सकता। तो अगर हमें सच में डेवलपमेंट चाहिए तो हमें अपने सड़कों को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा, ताकि हम अपने लॉजिस्टिक का सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। तो उसके लिए स्कीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जीआईएस बेस कुछ नहीं होता है। जीआईएस का मतलब होता है कि एक जीआईएस रिमोट सेंसिंग तकनीक होती है, जिसके थ्रू क्या हो जाता है कि ऊपर से जैसे सैटेलाइट इमेजेस होते हैं ना, उनका इस्तेमाल करके प्रॉपर मार्किंग करना, ठीक है, मैपिंग करना, और उसके हिसाब से अपना प्रोजेक्ट प्लान करना और रास्ता वगैरह डेवलप करना। ठीक है, तो ये जीआईएस मेथड होता है। उसका मेथड इस्तेमाल करके सारी चीजों को, प्लान को एग्जीक्यूट करना, सबको बनाना और मेन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। ठीक है, ये पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत रखा गया है। यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, मतलब जितने भी सप्लाई चेन है ना भारत में, उन सबको एक जगह से कंट्रोल किया जाए, एक रास्ते से कंट्रोल किया जाए, वो सारी चीजें हो। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर पे आ जाते हैं। इसके जो मंत्री हैं वो कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी हैं। इसके अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट स्कीम है वो है नमो ड्रोन दीदी। ये कब लॉन्च किया गया था? 2023 में लॉन्च किया गया था। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और ये क्या करता है कि जो भी महिलाएं हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की, जो फार्मिंग में है, उनके लिए है कि ड्रोन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, कि फार्मिंग की जो सुविधाएं हैं उनको वो ड्रोन के माध्यम से पूरा कर सके, ड्रोन के माध्यम से फुलफिल कर सके। ठीक है, तो इसलिए नाम क्या दे देगा? नमो ड्रोन दीदी। इसमें 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ये फायदा दिया जा चुका है और अभी भी प्रमोट किया जा रहा है। और 500 सेल्फ हेल्प ग्रुप ऐसे हैं जो ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं, ऑलरेडी इस पर काम कर रहे हैं। एक स्कीम आ जाता है पीएम प्रणाम स्कीम, स्टार मार्क कर लो, इसके भी आने के चांसेस हैं। पीएम प्रणाम स्कीम की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म पहले इंपॉर्टेंट है कि प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड अमेलियोरेशन ऑफ मदर। ठीक है, तो ये क्या है कि 2023 में लॉन्च किया जाता है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसका मेन काम ये है कि जो हम खेती बाड़ी में फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उससे क्या होती है? जमीन खराब हो जाती है। फसल तो अच्छी होती है लेकिन जमीन खराब हो जाती है। जब हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन पढ़ा था ना, मैंने बहुत डिटेल में बात करी थी आपसे इकोनॉमिक्स, तो जमीन खराब हो जाती है, उसको कम से कम किया जाए और बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जाए। नैनो फर्टिलाइजर एक नई तकनीक आ गई है, उसका इस्तेमाल किया जाए। इसको नैनो यूरिया, उसका एक एग्जाम्पल है। इसका इस्तेमाल किया जाए। ऑर्गेनिक फार्मिंग का इस्तेमाल किया जाए, और इन सबको करके ये जो जमीन खराब हो रहा है, उपज खराब हो रही है, उसको कम से कम किया जाए। उसके लिए स्कीम चलाया गया है। इसके कुछ नए अपडेट है, जैसे नैनो डीएपी, ये सब खाद्य के रूप हैं, ये सब इसमें ऐड किए गए हैं। ये स्टार मार्क कर लो, इसके आने के चांसेस 1000% है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो। ये अभी लॉन्च हुआ है 2025 में। ये सेंट्रली सेक्टर स्कीम है। इसकी घोषणा अभी 2025 के बजट में इसके बारे में चर्चा की गई थी। इसका मेन काम ये है कि जो 100 लो प्रोडक्टिंग डिस्ट्रिक्ट है, जहां से उपज की जा सकती है लेकिन फिर भी वो उस लेवल तक उपज नहीं कर पा रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करना और उनको उन पर अपना काम करना। काम कैसे कैसे करना है? इरिगेशन की फैसिलिटी उनको देना, ठीक है, मतलब सिंचाई की सुविधाएं उनको प्रोवाइड कराना। डाइवर्सिफिकेशन देखना, मतलब कि वहाँ जो भी चीजें हैं कैसे उपलब्ध कराई जा सके, क्या क्या खेती बाड़ी की जा सकती है, उसको अच्छे से आइडेंटिफाई करना। स्टोरेज की सुविधा उपलब्ध कराना, ताकि आपको पता है कि अनाज बहुत ज्यादा खराब हो जाता है हमारा, तो वो सारी सुविधाएं इन 100 जिलों को आइडेंटिफाई करके वहां पर अवेलेबल कराना। इसमें तकरीबन 1.7 करोड़ फार्मर्स को फायदा मिलेगा। 24,000 करोड़ एनुअली दिया जाएगा 6 साल के लिए। ठीक है, ये कैबिनेट ने अभी अप्रूव कर दिया जुलाई 2025 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। एक और आ जाते हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पे।
इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कैफेटेरिया स्कीम। अभी हाल में इससे कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये 2022 में, ठीक है, स्टार्ट किया गया, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये फ्लेक्सिबल है स्टेट स्टेट के लिए कि वो अपना जो भी एग्रीकल्चर स्कीम्स हैं वो चुन सकते हैं, इसके अंतर्गत ये उनको फायदा पहुंचाएंगे। मेन इसका काम ये है कि जो भी जमीनें हैं जो उनकी खराब हो रही हैं उनको अच्छा से अच्छा किया जा सके, सिंचाई की सुविधा बढ़िया से बढ़िया कराई जा सके, बढ़िया मशीनें उनको प्रोवाइड की जा सके और नेचुरली या ऑर्गेनिक चीजें उनको प्रोवाइड की जा सके ताकि खेती खराब ना हो, मिट्टी खराब ना हो। ठीक है, इसमें यह है कि फंड की अगर बात करें तो आपको मैंने बता दिया कि 60-40 का रेशियो होगा। जनरली नॉर्मल स्टेट्स में 60% कौन देगा, भारत सरकार देगी, 40% स्टेट्स को देना पड़ेगा। और हिली एरिया या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहां पर 90% कौन देगा, केंद्र सरकार, और 10% वहां की राज्य सरकारें देंगी। और यूटी की बात करें, यूनियन टेरिटरीज की, तो 100% खर्चा कौन उठाने वाला है, सेंट्रल उठाने वाली है। और कई सारे स्टेट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पर जो मिनिस्टर है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। पीएम वानी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप स्टार मार्क कर लो। प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस 2020 में इसको लॉन्च किया जाता है। सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम है और इसका मेन काम यह है कि इसको पब्लिक जो एरिया है ना, पब्लिक इकोसिस्टम है, वहां पर वाईफाई को सबको प्रोवाइड किया जा सके, इसके लिए चलाया जा रहा है। पीडीओज है, पब्लिक डेटा ऑफिसेस, ऐसे ऑफिसेस बनाए जाएं जो कि क्या कर सके, जगह जगह पर पब्लिक एरियाज में अपने हॉटस्पॉट दे सके, लोग इसका इस्तेमाल कर सके। इसके लिए किसी तरह के लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आपसे स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। हाँ, वाईफाई हॉटस्पॉट मेनली कहाँ पर अभी दिए जा रहे हैं, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में। टीयर 2 टीयर 3 सिटीज क्या होते हैं, देखो 3 तरह की सिटीज होती हैं, टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3। ठीक है, टीयर 1 2 3 ये वो सिटीज है टीयर 1 वाले, जो जितने मेट्रो सिटीज है ना और बड़े सिटीज है जहाँ की पॉपुलेशन 40 लाख के ऊपर है, मान के चलो, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, ठीक है, कोलकाता हो गया, मतलब बड़े बड़े जो सिटीज हैं वो सिटीज हो गई। वहां पर उस सिटीज को हम टीयर 1 कहते हैं, मेट्रो सिटीज हो गई। टीयर 2 सिटीज की अगर हम बात करें तो थोड़ा मध्यम वर्ग पॉपुलेशन जहां पर हो, जैसे मतलब 4-5 लाख से लेकर के 40 लाख तक जिसकी पॉपुलेशन हो, उसको हम टीयर 2 के अंतर्गत रख देते हैं। टीयर 3 की बात करें तो 5-6 लाख से कम पॉपुलेशन है तो उनको टीयर 3 में रखते हैं, मतलब थोड़े पिछड़े हैं, कम डेवलप है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तुम्हें पता ही है, मोटा भाई हमारे अमित शाह जी हैं इसके मिनिस्टर। और इंपॉर्टेंट है, 2024 के एग्जाम में यहाँ से सवाल छपा हुआ था कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इसका मेन काम यह है, पहला ये जान लो कि 2023 में लॉन्च हुआ, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और मेन इसका काम यह है कि जो भी बॉर्डर के आसपास के गांव हैं उनको डेवलप करना, उनको उनके आसपास से माइग्रेशन को रोकना, क्योंकि पता है ना कि बॉर्डर एरियाज में वहां के लोगों का रहना बहुत ज्यादा देश के लिए फायदेमंद होता है। ठीक है, अगर वहां से लोग माइग्रेट करने लगे तो ये देश के लिए बहुत नुकसान की बात है। तो वहां सारी डेवलपमेंट की जाए, सारी चीजें पहुंचाई जाए, इसके लिए ये स्कीम चलाया गया है। इसमें अभी तक 663 गांव कवर किए जा चुके हैं, जिसमें से अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल, लद्दाख, उत्तराखंड, इन सब ये मेन स्टेट है जहां से बहुत सारे गांव को कवर किया जा चुका है। मेन फोकस क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, लाइवलीहुड, वहां के जीवन यापन, कनेक्टिविटी को सुधारना। ठीक है, फर्स्ट फेज इसका प्रोजेक्ट कहां पर लॉन्च किया गया था, अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया जा चुका है। बस इतना याद रखना है। अच्छा, एक बात और, अगर आपसे पूछ ले कोई कि बीआरओ क्या है, बोर्ड बोर्ड कह रहा हूँ, बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन, आपने खूब सुना होगा। ठीक है, बीआरओ, देखो बीआरओ भी ना एक सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। इस पूछ ले जाता है ये कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, क्या ये जो हमारा परिवहन संचार मंत्रालय है जो नितिन गडकरी जी के अंदर आता है उसके अंतर्गत आता है, या जो हमारा रूरल डेवलपमेंट एरिया उसके अंतर्गत आता है, या ये होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, या ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। तो क्या इसका ऑप्शन होगा, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत। ये पूछा गया है एग्जाम में, ध्यान रखना। ये करता है काम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, रोड बनाने का काम है, लेकिन आता किसके अंतर्गत है, डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। इसका मेन काम यह है कि जो बॉर्डर से सटे हुए एरिया है, सेंसिटिव एरिया, वहां पर रोड का डेवलपमेंट करना, बॉर्डर के आसपास फेंसिंग वगैरह में हेल्प करना, और जो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं उन पर काम करना, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, ये बीआरओ का काम। ठीक है, चलो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम हमने देख लिया, बीआरओ देख लिया, आ जाते हैं
नीति आयोग पर। नीति आयोग के अभी करंट में सीईओ कौन है? अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। इसका जो मेन एक स्कीम है वो है एम टी 2.0। एम में क्या है? अटल इनोवेशन मिशन 2.0। अटल इनोवेशन मिशन पहले आ चुका है। तो लॉन्च कब किया गया था? ये 2022 में। एक सेकंड, ठीक है, 2022 में ये लॉन्च किया गया। और ये सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम है, मतलब सारा खर्चा खुद केंद्र सरकार उठाएगी। इसका मेन काम है कि इनोवेशन के इकोसिस्टम को बढ़ावा देना, कि नए नए इनोवेशन हो सके, नई नई चीजें हो सके। उसके लिए एटीएल, याद रखना, ये फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? कि अटल टिंकरिंग लैब्स। ठीक है, अटल टिंकरिंग लैब्स, टिंकरिंग लैब्स। ठीक है, अटल टिंकरिंग लैब्स बेसिकली ये थे कि पहले ये डिसाइड हुआ था एम के दौरान, जब एम 2.0 नहीं था, कि जो छठी से 12वीं तक की स्कूल है ना, उसमें क्या करी जाएगी कि लैब बनाए जाएंगे। ठीक है, लैब स्टेब्लिश किया जाएगा और उससे कहा जाएगा जो भी बच्चे हैं जो पढ़, उनको कई सारी चीजें एक्सपोज कराई जाएंगी, नई नई चीजें सिखाई जाएंगी इनोवेशन के लिए। यही इस मिशन का मेन मोटो था। अब इसको और ज्यादा अपग्रेड कर दिया गया है और कई सारे स्कूल्स में ऑलरेडी लागू कर दिए गए हैं। देखो, 10,000 स्कूल में इसको एक्सपेंड कर दिया गया है। 10,000 से ज्यादा स्कूल्स में नए नए इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें बनाई जाएंगी। देखो, वही बात है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, इंटर्नशिप, एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता को बढ़ावा देना, स्कूल लेवल पर अपने थिंकिंग लेवल को बढ़ावा देना। ठीक है, स्टार्टअप्स को, कल्चर को बढ़ावा देना, ये सब के लिए ये एम 2.0 लाया गया। एक और बात कर ले तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की, जिसकी मिनिस्टर है हमारी प्यारी ताई निर्मला सीतारमण जी। इसमें ये भी स्टार मार्क कर लो, छपने के चांसेस बहुत ज्यादा है और जो पूछा जाएगा मैं तुम्हें बताऊंगा भी। इसमें यह है कि 10,000 प्लस स्टूडेंट्स ऑलरेडी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, पीएम इंटर्नशिप स्कीम ये 2024 में लागू किया गया, सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि 1 करोड़ जो स्टूडेंट्स हैं, जो कार्यरत विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, उनको इंटर्नशिप दी जाए। जो भारत की बड़ी बड़ी मेन कंपनियां हैं 500, ठीक है, टॉप की 500 कंपनियां हैं, टाटा हो गई, इन्फोसिस हो गई, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, उनमें उनको इंटर्नशिप दिलवाई जाए अगले 5 साल तक, ताकि उनका स्किल जो है उसको इम्प्रूव किया जा सके। एज कितने एलिजिबिलिटी रखी है? 21 से 24 साल के जो बच्चे हैं, जिनका इनकम जो अभी काम कर रहा है और 8 लाख से कम कमा पा रहे हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। उनको स्टाइपेंड के तौर पर 5,000 रुपए पर मंथ दिया जाएगा। साथ में उनकी एक इंश्योरेंस बनेगी और 12 महीने का ड्यूरेशन होगा उनके पूरे इस इंटर्नशिप का। ये कब लॉन्च किया गया है? 2025 में। 8,700 इंटर्न्स ऑलरेडी इसमें जा चुके हैं, 10,000 प्लस चले गए हैं अभी तक। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक स्कीम है अदिति स्कीम। इसकी अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है, ये है कि एथिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विद आईडेक्स। आईडेक्स का फुल फॉर्म क्या होता है बताओगे? बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इसका मेन ये है कि लॉन्च हुआ 2024 में। एक इसके अंतर्गत आता है, या तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत। ये सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम है। ठीक है, इसमें यह है कि इसका मेन काम यह है कि जो भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज है ना, जैसे एआई नया में आया है, ठीक है, एमएल है, और भी जो जो नई टेक्निकें हैं, उनको डिफेंस में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जा सके, ताकि हम अपने आप को इतना डेवलप कर सके कि हम अपना जो इम्पोर्ट है, जो बाहर से हम हथियार ले रहे हैं, उस पर हमारी निर्भरता कम हो जाए, उसको हम कम से कम कर सके। ठीक है, इस स्कीम का मेन टारगेट ये है। इसमें यूएस ने भी काफी ज्यादा सपोर्ट किया है और इसमें आउटले कितना रखा गया था 2023 से 26 के बीच में? 750 करोड़ रुपए। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखनी है। 17 इनिशियल चैलेंजेस स्टेटमेंट है, ये सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है। डीप टेक डिफेंस इनोवेशन क्या होते हैं? जो जो आपके अभी टेक्नोलॉजी चल रही है ना, खास करके जो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, जैसे एआई हो गया, एमएल हो गया, ठीक है, ऐसे ऐसे मल्टीपल बहुत सारे हो गए, तो ये सब टेक्नोलॉजीज है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो, ये हो गए तुम्हारे स्कीम्स जो कि बहुत ज्यादा न्यूज में थे। अब मैंने कुछ और स्कीम्स ले लिए जो एवरग्रीन स्कीम्स हैं। ठीक है, ये भी मैंने मिनिस्ट्री वाइज बांट दिया है। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का देख लेते हैं। इसमें मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण जी। पहला स्कीम कौन है? प्रधानमंत्री जनधन योजना। ये कब लॉन्च किया गया? 2014 में। सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम है। उतना ही बात लिखा गया जितना आपके लिए जरूरत है। इसमें क्या किया गया था? जीरो बैलेंस पर अकाउंट खोला गया, रुपए कार्ड सबको दिए गए और 10,000 रुपए तक का इंश्योरेंस कवर दिया गया, ओवरड्राफ्ट दिया गया कि हाँ भाई आप पैसे निकाल सकते हो, और इंश्योरेंस दिया गया है 2 लाख रुपए तक का। यही से तुम्हारे सवाल हो जाएंगे, मैं अभी दिखाऊंगा।
अटल पेंशन योजना की बात कर दें तो ये 2015 में आता है, सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम है। इसका मेन ये है कि जितने अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ना, अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर है जिसमें फिक्स नहीं, जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं या फिर नॉर्मली जो काम करने वाले लोग हैं, रेडिया लगाने वाले, छोटे छोटे जो स्वरोजगार वाले के लोग हैं, तो 18 से 40 साल के जो भी लोग हैं उनको पेंशंस देना 1,000 से 5,000 रुपया मंथली प्रोवाइड कराना 60 साल के बाद, ये अटल पेंशन योजना के अंतर्गत रखा गया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की बात करें तो 2015 में इसको लॉन्च किया गया, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसमें है कि आपको साल में 436 रुपए देना है, यही आपसे पूछा जा सकता है स्टेटमेंट में। ये लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है, जीवन बीमा एक स्कीम है जिसमें 2 लाख रुपए तक का कवर होगा 18 से 50 साल के दरमियान। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात करें तो ये एक्सीडेंटल है, सुरक्षा कब दिया जाएगा, जब आपका एक्सीडेंट होगा, तो आप इसे याद रख सकते हो। ये 2015 में आया था, सेंट्रली सेक्टर स्कीम है। इसमें प्रीमियम कितना रुपए देना है, 20 रुपए आपको देना है। कवरेज कितना है, इसमें भी 2 लाख रुपए तक का कवरेज, 18 से 70 साल तक का। याद रखना, यहाँ खेल कर सकता है, ये 18 से 50 साल है या 18 से 70 साल, इसको बदल दे तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। चलो अब आते हैं सुकन्या समृद्धि योजना, 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, यहाँ सवाल पूछा जा चुका है। सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम है। इसमें क्या था कि जो गर्ल चाइल्ड है 10 साल से कम की, उनके लिए कुछ अच्छा अच्छा किया जा सके ताकि उनको बचाया जा सके, उनके लिए योजना चलाई गई। टैक्स बेनिफिट दिया गया, ठीक है, कुछ पैसे जमा कर सके ताकि वो जब मच्योर हो जाए 21 साल के हो तो उन्हें वो पैसा वापस से मिल सके, ताकि उनके शादी विवाह या फिर पढ़ाई लिखाई जो भी जरूरत है उनमें कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। उसको बढ़ावा देने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में चलाई जाती है। ये स्टार मार्क कर लो भाई, यहां से सवाल छपना तय है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये 2015 में आता है, सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम है। और इसमें क्या किया जाता है कि जो छोटे रोजगार वाले लोग हैं, माइक्रो एंटरप्राइजेस वाले जो लोग हैं, उनको एक लोन दिया जाता है। 4 कैटेगरी बांटी गई है, अभी इसको अपडेट कर दिया गया है, मैंने पिछले वाले पीडीएफ में नहीं दिया था, जो मैंने टेलीग्राम में डाला है, ये ऐड कर लेना, ठीक है। 4 कैटेगरी बना दी गई है। सबसे पहला है छोटा वाला शिशु लोन, किशोर लोन, तरुण लोन और तरुण प्लस लोन। शिशु लोन में क्या है कि जब शुरुआती अवस्था में है आप, तो आपको 50,000 तक, ठीक है, 50,000 तक का लोन दिया जा सकता है। अगर आप इसको सही समय पर चुका दे सकते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं 5 लाख तक के लोन को, जिसको हम किशोर कह देते हैं, मतलब आप थोड़े बड़े हो गए। अब अगर आप ये भी सही समय तक चुका पाते हो और आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रह रहा है तो आपको तरुण के लिए एलिजिबल मान लिया जाएगा। फिर तरुण में आप 10 लाख तक उठा सकते हो। तरुण प्लस में अब ये हो गया कि आप 20 लाख तक रुपए लोन के तौर पर ले सकते हो, कोलेटरल फ्री लोन दिया जाए। अब आपसे पूछा जाता है कि पहले पूछा गया है कि जब ये तरुण प्लस नहीं आया था कि पीएम मुद्रा योजना में 20 लाख तक का लोन दिया जाता है। ये स्टेटमेंट में था एक स्टेटमेंट जो कि गलत था, अब सही हो जाएगा क्योंकि अब 20 लाख तक लोन दिया जा रहा है। स्टैंड अप योजना की अगर बात करें, स्टैंड अप इंडिया योजना की, तो 2016 में आता है। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसमें भी 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक लोन दिया जा रहा है किसको, जो SC ST और वुमेन है और जो उद्यमिता की तरफ देख रहे हैं, नया बिजनेस स्टार्टअप देख रहे हैं, उसको शुरू करने के लिए उनको ये लोन दिया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की बात करें, मिनिस्टर मैं बता चुका हूँ आपको, शिवराज सिंह चौहान जी है। तो इसमें 2 बहुत मुख्य ये है, इसको स्टार मार्क कर लो, इसको पीएम किसान कहते हैं। ये पीएम किसान योजना है, पीएम किसान सम्मान निधि फुल फॉर्म है ये, ठीक है। 2019 में आता है, सेंट्रली सेक्टर स्कीम है। इसमें क्या है कि जो भी किसान और उनके परिवार हैं उनको सालाना 6,000 रुपए देने हैं थ्रू डीबीटी। डीबीटी का फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। कि आपका जो अकाउंट है ना, जनधन योजना या जो भी अकाउंट है, उसमें सीधा सीधा सरकार पैसा देगी, बिचौलिया कोई नहीं होगा। उसके अलावा दूसरा यह है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसल बीमा योजना नाम से ही पता चल रहा है कि अगर आपकी फसल खराब हो जाती है नेचुरल कारण से, ऐसे कारण से नहीं कि हाँ भाई जबरदस्ती खराब कर दिया है, कोई दिक्कत हो गई, तो नहीं, नेचुरल कारण से अगर खराब होता है तो सरकार आपको पैसे लौटाती है। देखो लो प्रीमियम में खरीफ के लिए क्या है, आपको 2% जमा करना है, 1.5% राबी के लिए और 5% हॉर्टिकल्चर के लिए। सीधा का सीधा यही छपा है तुम्हारे एग्जाम में, इतना इंपॉर्टेंट है, तुम सोच के देखो मैं कैसे उठा के लाऊं, बहुत रिसर्च करने के बाद। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें आ जाता है आपका मनरेगा, ऑल टाइम फेवरेट, महात्मा गांधी नेशनल रोजगार रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना, जो कि 2005 में आता है। पता नहीं कितनी बार पूछा गया। इसका मेन काम यह है कि जो भी लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, अनएम्प्लॉयड लोग हैं, उनको 100 दिन का कम से कम रोजगार सरकार दे मुहैया करा और उसका वो पैसा दे सके, बस इसका मेन काम यही है। अभी बहुत सारा पैसा जा रहा है इसमें, ठीक है। पिछले साल तकरीबन 86,000 करोड़ रुपए गए थे, ठीक है। इस बार का डेटा देख लेना कितने रुपए इसमें गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वाला किसके अंतर्गत आ जाता है, रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत, ध्यान रखना वो किसके था,
अर्बन वाला किसके अंतर्गत था? पीएम आवास योजना 2.0 किसके अंतर्गत था? महुआ के अंतर्गत। ये ग्रामीण योजना किसके आ गया? रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत। ये 2016 में आता है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। इसमें मेन ये है कि गांव ग्रामीण एरिया के जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको पक्का हाउस देना। अच्छा, आपसे पूछा गया है कि सिर्फ बीपीएल वालों को आइडेंटिफाई करके, जो 2011 सेंसस के हिसाब से थे, सिर्फ उनको देना, कहीं पर ये मेंशन है क्या? नहीं है ना, तो वो ऐसा सही नहीं है। महुआ की बात करें तो पीएम आवास योजना हम देख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, अर्बन एरिया में ये काम करा रहा है। अर्बन एरिया की अगर बात आ जाए तो महुआ करवा रहा है, और रूरल एरिया की बात कर रहा है तो रूरल डेवलपमेंट वाला करवा रहा है। ठीक है, स्लम्स एरिया है, सीएलएसएस सब्सिडी देना। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब आगे बढ़ जाए हम, तो देखते हैं कि स्मार्ट सिटीज मिशन इसी का अंतर्गत आज आती हैं कि 100 ऐसे शहरों को आइडेंटिफाई करना है जिसको स्मार्ट बनाया जा सके। हाँ, सीएलएसएस का फुल फॉर्म होता है क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम। मतलब कि आपको ऐसा सब्सिडी दिया जाए जिसमें आप क्रेडिट ले सकते हो, कुछ पैसा आप ले सकते हो, जिसको कुछ परसेंट के ऐड करने के बाद आप उसको वापस से जमा कर सकते हो। ठीक है, फिर हम क्या देख रहे थे? स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटीज में यही आपसे सीधा यही पूछा जाएगा कि 100 सिटीज या कितने सिटीज नंबर दे दिया जाएगा, उसको स्मार्ट बनाया जाए, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट गवर्नेंस बनाया जाए, डिजिटली बहुत सारी चीजें करी जाए। अमृत योजना इंपॉर्टेंट है, देख लेना। ये अमृत योजना 2015 में आता है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। इसमें मेन काम यह है वाटर सप्लाई अर्बन एरियाज में प्रोवाइड कराना। ठीक है, सीवरेज जो है उसको अच्छा से अच्छा करना, ग्रीन स्पेसिस प्रोवाइड करना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना। ठीक है, ये मेन काम है, मोटे मोटे काम है। स्वच्छ भारत मिशन की बात करें हम तो अर्बन एरियाज और रूरल एरिया दोनों में आए हैं। 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। अर्बन सैनिटेशन ओडीएफ स्टेटस। ठीक है, ओडीएफ क्या है? ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी खुले में शौचालय अगर बंद हो जाए तो हम उसको ओपन डेफिकेशन फ्री कहा जाता था। अच्छा, इसके अब और अपग्रेड वर्जन आ गए। एक आ गया है क्या? ओडीएफ प्लस। ओडीएफ प्लस, और एक आ गया है क्या? ओडीएफ प्लस प्लस। ठीक है, अब ओडीएफ प्लस अगर आपसे पूछ ले तो पहला ये कि इसका क्राइटेरिया क्या है? पहला कि वो ओडीएफ हो, मतलब वहां पर खुले में शौचालय बंद हो। दूसरा ये कि वहां पर जो कचरा है ना, जो प्लास्टिक वेस्ट है या फिर प्राइमरी सेकेंडरी वेस्ट है, उन वेस्ट को दोबारा रिसाइकल किया जा सके, तो वो ओडीएफ प्लस के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो ओडीएफ प्लस प्लस क्या है सर? तो ओडीएफ प्लस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि पहला कि वो ओडीएफ प्लस हो। ठीक है, और साथ साथ वो जो स्लज आ रहे हैं ना, जो गटर का पानी है और ऐसे चीजें हैं, उनको दोबारा से वो रिसाइकल कर सके उसको। ठीक है, बायोलॉजिकल तरीके से उसको डिस्चार्ज कर सके। ये सारी चीजें सुविधाएं अगर शामिल है तो वो ओडीएफ प्लस प्लस में आ जाता है। इतने डिटेल में कोई नहीं जाएगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अर्बन सैनिटेशन में सहायक है ये कि शहरी क्षेत्र में सैनिटरी को बढ़िया से बढ़िया करना। देख रहे हैं, सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट ये किस में जाता है? ओडीएफ प्लस में। ठीक है, अगर सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सही से हो रहा है तो ये आ जाएगा ओडीएफ प्लस में। इसके अलावा जो फिशिस वाला है, फिशिस यानी आपका जो गटर का पानी है, उसको बढ़िया से मैनेज किया जा रहा है तो ओडीएफ प्लस प्लस में आ जाएगा। सिंपल। अब आ जाता है मिनिस्ट्री जल शक्ति पर। तो जल शक्ति के मिनिस्टर कौन है? सीआर पाटिल साहब है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ये 2014 में लॉन्च किया गया था, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें क्या है? ओडीएफ विलेज। इसमें भी सेम चीज है, ओपन डेफिकेशन फ्री। ये गांव के लिए है, ध्यान रखना। गांव वाला कौन किया था? जल शक्ति वाला। 2019 तक हुआ था कि हालांकि इसको बढ़ा दिया गया, ओडीएफ प्लस प्लस इसको भी कर दिया गया। जल जीवन मिशन की बात करें तो हर घर जल इसका टारगेट था कि हर घर में टैप वाटर पहुंचाया जा सके। जल जीवन मिशन का ये टारगेट था। मिशन अब पता कर रहा है आपको कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे स्टेट है जो कंप्लीटली 100% बने हैं। नॉर्थ ईस्ट स्टेट है जो आपको ध्यान रखना है, और ये आपके करंट अफेयर में कवर हो जाएगा। अब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की बात करें तो जेपी नड्डा साहब इसके मिनिस्टर हैं। आयुष्मान भारत स्कीम इसके अंतर्गत आई है, और इसी के अंतर्गत है जन आरोग्य केंद्र। ठीक है, इसी के अंतर्गत है जन आरोग्य मंदिर। ठीक है, पीएमजे योजना, जन आरोग्य योजना इसी के अंतर्गत आ जाता है। इसका मेन काम यह है कि 5 लाख रुपए तक फैमिली को एक इंश्योरेंस दी जाए। ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है, जिसमें सबसे ज्यादा लोग आए हैं। तकरीबन 10 करोड़ से ज्यादा फैमिली ऑलरेडी इसमें इसका लाभ ले चुकी है। मिशन इंद्रधनुष, यहां से सवाल आ चुका है, कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत है? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के
2014 में आया था, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका मेन काम यह है कि टीकाकरण प्रोवाइड करना, इम्यूनाइजेशन देना बच्चों को और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको। सिंपल। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की अगर हम बात करें तो डिजिटल हेल्थ आईडी प्रोवाइड कराना सबको, जैसे आधार कार्ड और ये सब चीजें इसी के अंतर्गत आ जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड रखना सबके, ठीक है। इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ सिस्टम देना, ये सारी बातें आ जाती हैं। वुमेन एंड डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें तो पोषण अभियान हमने देखा ना 2.2 अभी चल रहा है, ये 2018 में पहला आया था। मेन था स्टंटिंग, जो बच्चों की हाइट नहीं बढ़ पाती है, ठीक है, न्यूट्रिशन के कारण। अनीमिया हम देख चुके हैं। जो बच्चे नवजात शिशु में उनका कम वजन होना, इन सब पर ध्यान रखना, इन सब का ध्यान रखना। क्यों? उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जा सके, प्रॉपर सारी चीजें दी जाए। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, स्टार मार्क कर लो, ये भी आने चांसेस हैं। 2017 में ये आता है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें मेन काम ये है कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है या लैक्टेटिंग है, ठीक है, मतलब जिसका बच्चा है, छोटा सा नवजात शिशु है, और अगर पहला चाइल्ड खासकर की महिला है, बच्ची है, तो उनको 5,000 रुपये मैटरनिटी प्रोवाइड कराना। महिलाओं को पहले जन्म पे पहला बच्चा हो तो उसको 5,000 रुपये महीना देना। ये किसके द्वारा आ जाता है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत आता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हमें पता है कि चाइल्ड सेक्स रेशियो है उसको सुधारना, बच्चियों के एजुकेशन को बढ़ावा देना, और कई सारे कैंपेन करना अवेयरनेस के लिए, ठीक है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की बात करें, इसका मिनिस्टर कौन है? हरदीप सिंह पुरी साहब हैं। इसका इंपॉर्टेंट एक ही स्कीम है, पीएम उज्ज्वला योजना 2016, जो तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तुम्हें पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का फोटो लगा होता है मुस्कुराते हुए। एलपीजी कनेक्शन दिया गया जो भी बीपीएल की महिलाएं हैं उनको। और जो हेल्थ हजार्ड्स हैं, ठीक है, जैसे महिलाएं पहले क्या करती थी कि प्लास्टिक वगैरह का इस्तेमाल करके और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके खाना वगैरह बनाती थी, तो उससे उनके हेल्थ पर बहुत फर्क पड़ता था। तो उनको कम किया जा सके, उनको एलपीजी सिलेंडर दिया जाए, इसके लिए योजना चलाई गई। हालांकि आज तो इतना महंगा हो गया है कि दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट दिया जाते हैं गडकरी साहब के योजना पर, जिसमें इंपॉर्टेंट क्या है? भारतमाला परियोजना, स्टार मार्क कर लो भाई। भारतमाला और सागरमाला बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतमाला की बात करें तो भारतमाला मतलब ये है कि भारत के जो जमीनी एरिया है इसमें ज्यादा से ज्यादा हाईवेज बनाना, बॉर्डर एरियाज में कॉरिडोर्स बनाना, फ्लाइट्स बनाना, ठीक है, मतलब दबा के डेवलपमेंट करना, दबा के रास्ते, एक्सप्रेसवे सब बनाना। ये सब भारतमाला परियोजना के अंतर्गत है, ताकि हमारे भारत देश में कई सारे ऐसे माले बन जाए और सामान वगैरह ले जाने में, सप्लाई चेन में कोई दिक्कत ना हो जाए। सागरमाला कहाँ पर यही काम करेगा? सागर में करेगा, ठीक है, मतलब समंदर में करेगा। अभी इसका अपग्रेडेड वर्जन आ गया है, महासागर, ठीक है। इसका मेन काम क्या है? पोर्ट लेड डेवलपमेंट, जो भी बंदरगाह है उनको बड़ा से बड़ा डेवलप किया जाए, पोर्ट्स को मॉडर्नाइज किया जाए, कोस्टल शिपिंग को बढ़ावा दिया जाए, इंडियन वाटरवेज को बढ़ावा दिया जाए। सिविल एविएशन की बात करें, जो उड्डयन मंत्रालय है, जिसका मिनिस्टर कौन है? किंजप्पा राममोहन नायडू जी। इनका एक इंपॉर्टेंट स्कीम है उड़ान स्कीम। पूरे देश का आम नागरिक, ये फुल फॉर्म में लिख लेना, पूरे देश का आम नागरिक, यही पूछा गया आपसे। इसका मेन काम ये था, और इसको रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम भी कह देते हैं, 2016 में आया, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसका मेन काम यह है कि अफोर्डेबल लोगों को कम से कम पैसे में हर व्यक्ति को ट्रेवल कराया जाए, एयर के थ्रू, हवाई जहाज के थ्रू, लो कॉस्ट रीजनल एयरपोर्ट्स दिए जाएं, जो भी लोकल लोकल जगह है उनको एयरपोर्ट्स प्रोवाइड कराई जाए, ठीक है। अच्छा, पूछ लेता है कई बार आपसे कि इसको लागू कौन करता है, नोडल एजेंसी कौन है? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डबल ए आई, ठीक है, डबल ए आई। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, माइती की अगर हम बात करें तो अश्विनी वैष्णव जी, वही जो रेल मंत्री हैं हमारे। इसमें डिजिटल इंडिया मिशन 2015 में, चांसेस कम है इसके आने के। इसका बस ये याद रखना है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, फेसलेस, पेपरलेस, कैशलेस, ये तीन बातें याद रखनी है। फेसलेस, पेपरलेस और कैशलेस, यानी बिना चेहरे के, बिना पेपर के, बिना पैसे के स्कीम को चलाया जाए। ई गवर्नेंस हो, ब्रॉडबैंड हो, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाए, डिजिटल सर्विसेज दी जाए। बिना पैसा मतलब ऐसा नहीं है कि बिना पैसा मतलब डिजिटल करेंसी इस्तेमाल करी जाए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बात करें, पीयूष गोयल जी, तुम्हें पता है मेक इन इंडिया 2014 में आता है, 2014 में, ताकि 25% जीडीपी तक हम अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा सकें, एफडीआई को ले आ सके। हालांकि एफडीआई अभी 96% घट गया है 2020 के कंपेयर में। 2020 में तकरीबन हमारे पास एफडीआई आ रहा था कितना? $44 बिलियन के आसपास, ठीक है, 44 यूएस डॉलर बिलियन यूएस डॉलर के आसपास, जो कि 2024-25 में आकर के तकरीबन 450 मिलियन पर पहुंचा है सिर्फ, सोचो।
कहा जा रहा है कि 96% डिक्रीजमेंट हुआ है एफटीआई में, पैसा आ ही नहीं रहा बाहर से, बहुत भयंकर गिरावट है, ये सोचने वाली बात है। स्टार्टअप इंडिया की बात करें 2016 में आता है, टैक्स, जो भी नए स्टार्टअप है उनको टैक्स से मुक्त कर दिया जाए, उनके फंडिंग्स वगैरह पर ध्यान दी जाए, ठीक है, ये सारी चीजें की, हालांकि पेपर में, लेकिन ऐसा है नहीं। पीएम गति शक्ति योजना ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसका मेन काम है, हम देख चुके हैं कि नेशनल मास्टर प्लान फॉर इंटीग्रेटेड मल्टी मोडाल इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरे भारत में विस्तार करना, बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना, ठीक है, ये सब पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत था। 2021 में ये आया था, एक इनिशिएटिव था। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में कौन सा सिस्टम है जो इंपॉर्टेंट है, वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तुमसे सिर्फ ये पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस है। 2020 में आया था, अभी पैटर्न ये कर दिया गया, जैसे तुम्हें पता है ना, पहले क्या होता था कि ऐसे पैटर्न होता था कि 6 to 8, एक था 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11-12, ठीक है, ये हमारी स्कूलिंग शिक्षा होती थी, ये हमारा पैटर्न हुआ करता था, ये ऐसे ज्वाइंट थे एक दूसरे से। तो 9-10 के बाद हम क्या कर देते थे, इस पैटर्न को हम 10+2 पैटर्न कहते थे, आज भी तुम देखे होगा ना 10+2 पैटर्न, लेकिन अब ये खत्म कर दिया गया। अब क्या कर दिया गया, देखो 5 साल तक शुरू के बच्चे का है कि वो 1 से 2 क्लास तक कंप्लीट कर ले, अगले 3 साल में है कि वो 3 to 5 क्लास तक कंप्लीट कर ले, ठीक है, अगला 3 साल ये है कि वो 6 to 8 क्लास, 6, 7, 8 क्लास तक कंप्लीट कर ले, और ये 4 क्या है, 9 to 12 क्लास, इसको ऐड कर दिया गया है, 9 to 12 इसको ऐड कर दिया गया है ताकि ये कंबाइन चल सके, ठीक है, ये फॉर्मेट अभी लागू किया गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत, ठीक है। चलो, मल्टी डिसिप्लिनरी याद रखना है, मल्टीलिंगुअल ये भी आपको याद रखना, ज्यादा भाषाओं का ऑफर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स के मंत्री कौन है, मनसुख एल मांडविया जी, और इसका पहला और इम्पोर्टेंट स्कीम है खेलो इंडिया, जो कि 2018 में आया था, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसमें मेन है कि जो स्पोर्ट्स के टैलेंट है उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको स्कॉलरशिप देना, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना, स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देना। 12, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, मैं बता चुका हूँ, मिनिस्टर स्किल इंडिया मिशन 2015 में आता है, इनिशिएटिव इसकी, ये एक इनिशिएटिव है, और स्किल इंडिया मिशन में यह है कि जो भी यूथ हैं उनके स्किल को बढ़ावा दिया जाए, जो भी खूबियां उस पर काम कराई जाए, और इसी के अंतर्गत आ जाता है पीएमकेवीवाई, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। कुछ क्रॉस मिनिस्ट्रियल इनिशिएटिव है, मतलब कई सारे मिनिस्ट्री मिलकर के इसको प्रमोट करें, जैसे आत्मनिर्भर भारत अभियान। इसमें यह है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाए, हमें दूसरे देशों पर निर्भर ना रहना पड़े। जो एमएसएमई सेक्टर है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इसके मिनिस्टर कौन है, जीतन राम मांझी जी। जो डिफेंस सेक्टर है, ठीक है, एग्रीकल्चर है, कोल है, फाइनेंस है, इन ये सारे मिनिस्ट्री जो है सबको इंडिपेंडेंट बनाया जाए। वन नेशन वन राशन कार्ड, ठीक है, ये भी नया इनिशिएटिव लागू किया गया है ताकि जो राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी है अक्रॉस स्टेट्स, जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको कहीं भी दिक्कत ना हो। अगर मान लो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो कई बार उनको दिक्कत आ जाती है, तो उनको एक ही कार्ड से दूसरे स्टेट में भी वो राशन प्रोवाइड कराई जा सके, ये सारी चीजें इसमें कही गई है। अब ये आपके सेंटर के स्कीम्स ऑलमोस्ट खत्म है, अब हमें आते हैं स्टेट के स्कीम्स पर, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं देखना, बस थोड़ा थोड़ा देखते चलना। सबसे पहले आता है तेलंगाना का स्कीम। तेलंगाना में सबसे इंपॉर्टेंट है वह गृह लक्ष्मी स्कीम, जिसमें मेन यह है कि 2,000 रुपए हर महीने क्या करना है, महिलाओं को देना है जो घर चला रही हैं। ये 2023 में लागू कर दिया गया था, ठीक है, अभी तो खूब दिया जा रहा है, पुरुषों को इज्जत ही नहीं है भाई, बताओ लड़के बेचारे, बट अगर महिलाओं को सब पैसा बांट रहे हैं। तेलंगाना गृह ज्योति, ठीक है, गृह ज्योति, ज्योति से क्या रखना है, बिजली आएगी, तो 200 फ्री इलेक्ट्रिसिटी यूनिट देना है हर महीने। कहाँ पर, तेलंगाना में। 2023 में ये भी लागू कर दिया गया था। युवा विकासम स्कीम, इसमें क्या है कि 5 लाख रुपए तक शैक्षणिक एड सुविधाएं देना, जो भी स्टूडेंट हैं उनको, उसके लिए विद्या भरोसा कार्ड बनवाए गए 2023 में। महालक्ष्मी स्कीम, इसमें भी है कि 25,000 रुपए तक पैसे देने हैं, ठीक है, जो भी स्टूडेंट है, और उनको फ्री बस ट्रेवल सुविधाएं देनी है, सब्सिडाइज गैस देना है, ठीक है। एक स्कीम है इंदिरा मो इंदलू हाउसिंग स्कीम, स्टार मार्क कर लो, ये पूछा जा सकता है कि किस स्टेट का है, तो तेलंगाना का। इसमें है कि 5 लाख रुपए तक देना है और जमीन मुहैया करानी है ताकि जो भी गरीब लोग हैं वो अपना घर बनवा सके। प्रजा पालन स्कीम, इसमें क्या है कि अगर कोई शिकायत आ रही है, किसी तरह का ग्रीवांस आ रहा है, तो उसको एड्रेस करना, प्रजा पालन, ठीक है, कि प्रजा की बात का पालन करना।
और थ्रू 600 सिटीजन सेंटर्स बनाए गए हैं, ठीक है, ताकि वो अपनी बात रख सके, अपनी शिकायत कर सके। क्योता स्कीम मुझे लगता है ये पूछा जाएगा। इसमें यह है कि जो बुनकार है ना, वीवर्स हैं और हैंडलूम वर्कर्स हैं, इनके लिए है कि वो अपना काम कर सके, उनको बढ़ावा देने के लिए कल्याण लक्ष्मी स्कीम है। इसमें 1 लाख शादी कराने के लिए जो जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड कराएगी सरकार। सन्न पीएम योजना इसमें है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ ही दो। राजीव युवा विकास स्कीम में क्या है कि 3 लाख रुपए तक जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड स्टूडेंट हैं, यूथ हैं, ठीक है, चाहे वो एससी के हो, एसटी के हो, ओबीसी के हो, माइनॉरिटी ग्रुप के हैं, उन सबको 3 लाख रुपए तक फाइनेंशियल एड दी जाए, सुविधा दी जाए, पैसा आर्थिक सहायता दी जाए। अब आ जाते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में देखो सुभद्रा योजना ध्यान रखना है, 10,000 रुपए तक महिलाओं को दिया जा रहा है। यहाँ भी पुरुषों को इज्जत ही नहीं बेचारे को। 21 से 60 साल तक की जो महिला है उनको 10,000 रुपए तक देना है ईयरली। 55,825 करोड़ रुपए इसके लिए आउटले किया जा चुका है, ऑलरेडी लागू किया जा चुका है। आम या कालिया एक स्कीम है, ये भी कहां पर है, उड़ीसा में। इसमें मेन है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम अगर कोई है तो उसमें बढ़ावा देना। कर्नाटका की बात करें तो युवा निधि स्कीम, ठीक है, युवा निधि स्कीम जिसमें है कि 3,000 रुपए तक हर महीने जो भी ग्रेजुएट है उनको देना है। 1,500 रुपए तक जो डिप्लोमा वाले हैं उनको देना है। ये दो साल तक चलेगा, 2024 में लागू कर दिया गया था, स्टार मार्क कर लो। गृह ज्योति स्कीम की बात करें तो यहाँ भी ज्योति आ रही है, मतलब 200 यूनिट बिजली फ्री यहाँ पे दिया जाएगा। 12 करोड़ रुपए इसके, 12,000 करोड़ रुपए इसके लिए एलोकेट किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, एम युवा, ठीक है, एम युवा स्कीम कहाँ का है, यूपी का। इसमें यह है कि इंटरेस्ट फ्री लोन देना है 5 लाख रुपए तक। कितनों को, 1 लाख ऐसे नए उद्यमी हैं, इंटरप्रेनर्स हैं उनको, ताकि उद्यम को बढ़ावा मिल सके। शादी अनुदान योजना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लो कि जो भी ओबीसी फैमिलीज हैं उनकी शादियों के लिए, जो गरीब है, जो चीजें नहीं कर सके मैनेज, उनको 20,000 रुपए तक की सहायता देगी सरकार। सीएम कलेक्टिव मैरिज योजना, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सीएम अभ्योदय स्कीम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टार मार्क कर लो, ये 2024 में आता है। इसमें यह है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जो भी अनप्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स, अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स हैं, जो जिनके पास सुविधाएं नहीं है, उनको सुविधाएं, फ्री कोचिंग मुहैया करवाएगी उत्तर प्रदेश की सरकार। छत्तीसगढ़ की बात कर ले तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना, हालांकि सरकार बदल गई है तो अब ये भी पूछे जाने के चांसेस काफी कम है। डायरेक्ट इनकम सपोर्ट देना 19 लाख फार्मर्स को, 5700 करोड़ रुपए ऑलरेडी इसके लिए सैंक्शन किए जा चुके हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, ठीक है, इसमें क्या है कि 1,500 रुपया फिर महिलाओं को दिया जाएगा, ठीक है। लाडला भाई योजना, ले भाई आ गया तुम्हारे लिए स्कीम, किसी ने तो सुन ली फाइनली। लाडला भाई योजना में क्या है कि 6,000 रुपए जो 12वीं पास स्टूडेंट है उनको दिया जाएगा। 8,000 रुपए जो डिप्लोमा वाले हैं उनको दिया जाएगा, और 10,000 रुपए जो 10वीं ग्रेजुएट लोग हैं उनको दिया जाएगा। ये लाडला भाई योजना कहाँ का है, यह आपके महाराष्ट्र का। अच्छा, एमओआई ये क्या है, मैग्नीज और लिमिटेड एक कंपनी है, उसने एक प्रोजेक्ट चलाया है, ट्राइबल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट। इसमें यह है कि 22,000 ट्राइबल फैमिलीज जो विदर्भा में रह रही हैं उनको लिवलीहुड प्रोवाइड कराना। देखो, हालांकि ये वो कंपनी है जो क्या करेंगे, माइनिंग करेंगे, ये वो कंपनी है जो बहुत सारी चीजें करेंगे, और इनके ट्राइबल जो बेचारे लोग हैं, अभी तो भयंकर तरीके से अभी कटाई चल रही है जंगलों की, हर एरिया में चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई, जो सरकार दावा कर रही थी, हालांकि वही सरकार अब उल्टा काम कर रही है। खैर, तो 22,000 ट्राइबल फैमिलीज को ये चीज देना, हालांकि कितने ट्राइबल फैमिलीज को ये लोग खराब कर देंगे बेचारे वो। पिंक ई रिक्शा इनिशिएटिव कहाँ की है, महाराष्ट्र की, जिसमें यह है कि महिलाओं को इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट सुविधा प्रोवाइड कराई जाए। पिंक ई रिक्शा मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा प्रोवाइड कराई जाए, ताकि वो अपना एम्पावरमेंट खुद कर सके। झारखंड में का ये है मुख्यमंत्री माई कुई स्वराज स्वावलंबन योजना, जिसमें 1,000 रुपए गरीब महिलाओं को दिया जाएगा जो 21 से 50 वर्ष तक की उम्र की हैं। 5500 करोड़ रुपए ये 2024 के बजट में उनके लिए रखा गया है। असम की बात करें तो फर्स्ट विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रखना है आपको, ये छप सकता है आपके एग्जाम में। मिशन वसुंधरा 3.0, इसमें ये है कि जो भी वहां के लोकल लोग हैं, इंडिजिनस लोग हैं, उनको लैंड की राइट्स देना, जमीन का अधिकार प्रोवाइड कराना। त्रिपुरा की बात करें तो सीएम साथ स्कीम है, जिसमें यह है कि एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज इनहेंस करना, ठीक है, जो भी वहां के लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए,
खास करके जो भी टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं उनको। मेघालय की बात करें तो ग्रीन प्लस स्कीम वहां पर आया है, 20,000 करोड़ पर हेक्टेयर दिया जा रहा है फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए। अगर कोई 20,000 करोड़ रुपए, करोड़ नहीं, 20,000 रुपए दिया जा रहा है अगर कोई भी 1 हेक्टेयर फॉरेस्ट को कंजर्व करने में एफर्ट कर रहा है। गवर्नमेंट खुद जब खत्म करेगी तो लोगों से कह रही है कि तुम बचाओ इसको, हम खत्म कर रहे हैं और हम तुम्हें 20,000 रुपए दें। क्या बेवकूफी वाली बात है भाई, तुम ही बचा लो। गोवा की बात करें तो गोयम बिना मूल्य बीज योग स्कीम, नाम याद रखना है नहीं, बस देख लेना है, गो थ्रू कर लेना है। वहां पर है कि छतों पर सोलर पैनल्स लगाने हैं और उसके थ्रू बिजली देना है कई सारे लोगों को। मध्य प्रदेश की बात करें, वृंदावन ग्राम स्कीम, ये कंफ्यूज हो सकता है कि सर वृंदावन तो यूपी में आ जाता है तो वृंदावन मध्य प्रदेश में कैसे, पूछा जा सकता है। इसमें यह है कि गौशाला को सपोर्ट करना और मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा देना। गीता भवन प्रोजेक्ट, ये भी मध्य प्रदेश का है। इसमें भागवत गीता के थीम के आधार पर नए नए कल्चरल सेंटर्स बनाना। गुजरात में क्या है, मिस्टी, ये पूछा गया अभी हाल के एग्जाम में। मिस्टी एक इनिशिएटिव चलाई गई जिसमें क्या है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट में बताया था ना, जो दलदली क्षेत्रों में रहने वाले पेड़ पौधे हैं उनको बचाया जा सके, उनके प्रोटेक्शन के लिए ये स्कीम चलाई गई है। ठीक है, इसमें तकरीबन 19,000 हेक्टेयर के आसपास एरिया में ये जमीन फैला हुआ है, ये फॉरेस्ट फैला हुआ है। पीएम ट्रेडिंग स्कीम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाता है वेस्ट बंगाल में, तो श्रमश्री स्कीम, इसमें 5,000 रुपए ट्रेवल ग्रांट देना है प्लस 5,000 रुपए मंथली देना है जो भी रिटर्निंग माइग्रेंट फैमिली है। ठीक है, जो भी माइग्रेंट फैमिलीज है जो वापस आ रही है उनको ये चीजें देनी है। बांग्ला सहायता केंद्र, ये भी तुमसे कोई नहीं पूछेगा, इसको छोड़ दो। दिल्ली की बात करें तो आयुष्मान वय वंदना स्कीम, इसमें है कि 10 लाख हेल्थ इंश्योरेंस देने हैं कितने लोगों के लिए, 70 प्लस से, जो 70 साल से जो ज्यादा के लोग हैं, याद रखेंगे। महिला समृद्धि स्कीम, इसमें भी है कि ये भी दिल्ली का है, 2,500 रुपए महिलाओं को देना है जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन महिलाएं हैं, इकोनॉमिकली वीकर महिलाएं हैं। उत्तराखंड का एक ये मुख्य सेवक सम्मान, इसमें यह है कि कोई भी पॉलिसी लागू करना है तो एक ऐसा सेवा बनाया गया जिसमें लोगों से बैठ करके बात करी जाए, चीजों को समझा जाए और फिर उसको लागू किया जाए। चलो अब देखो, अभी आया हूं तो मैं कुछ तो लेकर ही आऊंगा ना, ऐसे खा लिया तो मैं जाने नहीं दूंगा, तो एक दो इसको और लेकर के आया हो, देख लेना। जैसे इंडिया एआई मिशन, इंडिया एआई मिशन की बात करते हैं हम तो ये आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्च 2024 में इसको लागू किया जाता है। ये यूनियन कैबिनेट के द्वारा लागू कर दिया गया था। माइती मेन इसकी मिनिस्ट्री, माइती पता है ना, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मिनिस्टर कौन है, अश्विनी वैष्णव जी हैं, हम देख चुके हैं। ये सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम है। इसमें क्या है, 10,371 रुपए अगले 5 साल के लिए दिया चुका है। देखो इसका मेन मोटो ये है, मेरे से सुन लो ध्यान से, कि भारत को एआई में ग्लोबल लीडर बनाया जाए। ठीक है, एक ऐसे पोजीशन पे ले आ दिया जाए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत ग्लोबल लीडर बन के उभरे और एआई में एथिकल सॉल्यूशंस, इंक्लूसिव और रिस्पॉन्सिबल चीजों को बढ़ावा दे। भारत इतने आगे ले जाए टेक्नोलॉजीज को, अपने एआई को, एआई सेक्टर में नए नए इनोवेशन को बूस्ट किया जाए, उद्यम को बूस्ट किया जाए, स्किल्स को बूस्ट किया जाए। ये सब इंडिया एआई मिशन के अंतर्गत रखा गया है। साथ ही एआई का इस्तेमाल हमारे और सेगमेंट्स में किया जाए, और सेक्टर्स में, जैसे हेल्थ के सेक्टर में, एग्रीकल्चर के सेक्टर में, गवर्नमेंट के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में, स्मार्ट मोबिलिटी के सेक्टर में, इन सारे सेक्टर्स में इसका इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, ये इंडिया एआई मिशन का मेन मोटो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे एग्जाम में आने के चांस बहुत ज्यादा है। दूसरा यह है भारत जन। देखो भारत जन में क्या है ना, पहला ये कि 2024 में आता है सितंबर में, 30 सितंबर को। कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत, डीएसटी एक डिपार्टमेंट है, किसके अंतर्गत, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, जिसके मिनिस्टर कौन है, जितेंद्र सिंह जी हैं। तो इसका मेन काम ये है ना कि नया भारत का ये लैंग्वेज सिस्टम बनाया जाए। ठीक है, जैसे लैंग्वेज है ना, कई सारे लैंग्वेज मॉडल हैं और नए नए जो एआई इनिशिएटिव्स हैं, ओपन सोर्स है, जैसे तुम्हारे मान के चलो दुनिया में जैसे चैट जीपीटी आ रहा है, ऐसे ऐसे जो एआई के रिसोर्सेस आ रहे हैं, तो भारत का अपना भारत जेन बनाया जा रहा है। ठीक है, ताकि रिसर्च ड्रिवन कुछ काम कर सके, नए नए लैंग्वेजेस को वो बढ़ावा दे सके। ठीक है, लार्ज लैंग्वेज, ये सारी चीजें इसमें करी गई है। देख रहे हो, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि एआई फाउंडेशन मॉडल को बढ़ावा दिया जाए भारत में। भारत में जितने भी डिजिटल डेटा हैं उनको भारत के अंदर ही डिजिटली रखा जाए, जिसको हम भारत डेटा सागर कहेंगे। ठीक है, उनको स्टोर करके ये रखेगा। और प्रोमोट ओपन एआई, जो हमारे ओपन एआई कौन है, चैट जीपीटी है ना, वैसे ही भारत में भी ओपन एआई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अंतर्गत रिसर्चर्स को, स्टार्टअप्स को, इन सबको इसका फायदा मिल सके। इसमें 22 भारतीय भाषाएं शामिल करी गई है, ये भी इंपॉर्टेंट आ सकता है तुम्हारे एग्जाम में।
ठीक है, जो भी 8 शेड्यूल में है ना 22 भाषाएं उनको इसमें शामिल करी गई है। महासागर मैंने बताया था ना, सागर का ये क्या है, एक्सपेंडेड वर्जन है, तो ध्यान रखना है कि ये आपको करना है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करें, उसी के अंतर्गत ये आता है, 2025 में लागू किया गया है। इसका फुल फॉर्म देख लेना एक बार कि म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन। मतलब जो हमारा भारत है ना, आपको पता है ना, सदर्न रीजन में है, साउथ ओवरऑल नॉर्थ में है, लेकिन एशिया के साउथ रीजन में है, ठीक है, साउथ रीजन में है। तो साउथ रीजन में भारत अपने आप को एक उभरता हुआ आवाज, इसको ग्लोबल साउथ कहते हैं, उसके तौर पर देख रहा है, और अपने पकड़ को और मजबूती से रख सके, अपने लीडरशिप को और मजबूती से रख सके, उसके लिए ये चीज करी गई है। महासागर, महासागर क्या करेगा, सिक्योरिटी और साथ साथ डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और मैरीटाइम सिक्योरिटी, उसको बढ़ावा देगा, ट्रेड को बढ़ावा देगा। बस इतना ध्यान रखना है, इतना ही लेकर आया हूं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि जन औषधि केंद्र, तो वो आपको ध्यान रखना है, और जन आरोग्य मंदिर वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक दो बात यही है, बस जितना मैंने पढ़ाया उतना देख लेना, एक बार पढ़ाने के बाद गो थ्रू कर लेना। अब देखो कोई तुमसे पूछ ले, ये क्या सवाल नहीं बनेगा, ये सारी चीजें उसमें लिखी हुई है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ऑफर्स लाइफ इंश्योरेंस कवर अप टू 2 लाख रुपए, सिंपल। द मिशन इंद्रधनुष इनिशिएटिव, सिंपल, बताओ किसके लिए है, इम्यूनाइजेशन के लिए, टीकाकरण के लिए। अब इसमें हवाले है क्या, बताओ, देखते ही तुम उड़ा दोगे ऐसे सवाल तो। विच स्कीम वाज लॉन्च बाय गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, बताओ, क्या गति शक्ति है क्या, नहीं है ना। पीएम मित्रा है क्या, ये तो हमने बात ही नहीं की। आत्मनिर्भर भारत है क्या, नहीं। कौन है, एमएसएमई क्रेडिट स्कीम, ठीक है, ये यूनियन बजट 2024 में आया था। ये सारे सवाल तुम अब देखते उड़ा दोगे कि व्हाट इज द नेम ऑफ गवर्नमेंट स्कीम दैट एम्स टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर द अर्बन पुअर अंडर यूनियन बजट, बताओ। कि जो भी शहरी क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए घर प्रोवाइड कराने वाला योजना, पीएम आवास योजना 2.0 महुआ के अंतर्गत आता है। भाई हम देख चुके हैं, हवा ही लगेगा अगर कोई पढ़ के नहीं जाए तो, और अगर पढ़ के गए तो तुम इसको हलवा कर दोगे भाई। चलो आगे बढ़ जाते हैं। यूनियन बजट 2024-25 के आधार पर अगर हम बात करें तो एनआईपी, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के कितने पैसे इंक्लूड किए गए हैं, कितने पैसे सेक्शन किए गए हैं। हालांकि मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन ऐसे सवाल भी आ रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ सकते हो आप, ऐसे आएंगे नहीं, बहुत इक्का दुक्का आएगा, इसलिए मैंने शामिल कर लिया है। ठीक है, बाकी सवाल जो आ गया तुम तो उड़ा दोगे। जैसे ये सवाल देख लो कि विच गवर्नमेंट स्कीम्स एम टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू प्रोवाइड टू पुअर एंड मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऑफरिंग कवर अप टू 5 लाख रुपए तक का सहायता किसके अंतर्गत दिया जाएगा, बताओ। क्या दीनदयाल अंत्योदय योजना, पीएम आवास योजना, गरीब कल्याण योजना, बिल्कुल नहीं भाई। आयुष्मान भारत योजना देख चुके हैं हम, जिसमें 5 लाख रुपए तक का सुविधा दिया जा रहा है। यहाँ देख लो, विच स्कीम प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू प्रेग्नेंट वुमेन फॉर हेल्थ केयर, मातृ वंदना योजना भाई, ये रही मातृत्व वंदना योजना। कुछ भी इसमें रटने की जरूरत है ही नहीं, अब तुम उड़ा दोगे। अच्छा दूसरा टाइप ये पूछा जा रहा है तुमसे, देख लो, ये दूसरा टाइप है एग्जाम में। प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में पूछ रहा है कि इट वाज लॉन्च इन 2014, सही बात है, 2014 में, किसके अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत। ये देखो यही सारी तो बातें लिखी है, और यही तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तुम डर रहे हो फालतू के, कुछ नहीं होता स्टेटमेंट क्वेश्चन। तो देखो प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में लागू हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है, मैं आपको बता चुका हूँ। ये इट प्रोवाइड्स फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर ऑफ 2 लाख रुपए, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अब 10 लाख या 10,000 रुपए, ये भी आपके लाइन में लिखा हुआ है। देखो 3-4 लाइनें में सारी बातें लिखी गई हैं। तो कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, 1 2 3 सारे के सारे करेक्ट हो जाएंगे। क्या दिक्कत हो रहा है क्या इसमें, बताओ, कोई दिक्कत। एक बार पढ़ लिया खत्म। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में ये भी मैं आपको करा चुका हूँ कि 2016 में ये आता है। ठीक है, ये सही बात है, 2016 में आता है, किसके अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत ये आता है। और इसमें क्या है, देखो सेम ये चीज लिखा हुआ है, 2% खरीफ के लिए, 1.5% राबी के लिए, और 5% कमर्शियल क्रॉप के लिए। सेम डेटा मैंने आपको दिया हुआ है, बहुत फिल्टर्ड कंटेंट है जो मैंने आपको दे रहा हूँ, देख लो। तो ये दो चीजें हुई। दूसरा ये है कि ये फुल्ली स्पॉन्सर्ड, फुल्ली किसके द्वारा फंडेड है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए, बिल्कुल नहीं भाई। तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, 1 और 2। ठीक है, अब कोई दिक्कत आएगी, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, इसमें क्या है, 5 लाख रुपए तक का फैमिली दिया जाएगा, सही बात है। दूसरा यह है कि क्या सिर्फ जो 2011 का सेंसस डेटा था उसी के बीपीएल फैमिली को इंक्लूड किया गया, ऐसा तो मैंने कभी नहीं कहा आपको। ये हेल्थ और फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया जाएगा, सही बात है। तो कौन कौन सा, 1 और 3, 1 और 3।
अब ये देख लो 11 नंबर क्वेश्चन, इस पे कुछ स्टेटमेंट दिया गया, जैसे उड़ान स्कीम को 2016 में लॉन्च किया गया, किसके अंतर्गत? उड्डयन मंत्रालय। सही बात है, पहला स्टेटमेंट तो सही है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि एयर ट्रेवल को अफोर्डेबल बनाया जा सके ताकि रीजनल कनेक्टिविटी को पूरा किया सके, ये भी सही बात है। इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम विद कंट्रीब्यूशन फ्रॉम बोथ सेंटर स्टेट। क्या ये गलत बात है? बताओ। सही बात है, तो तीनों के तीनों ठीक होंगे। ठीक है, तीनों के तीनों ठीक होंगे। बस हो गया, तुम्हारा खत्म बात। अब बताओ इसमें क्या दिक्कत आ रही है? चलिए पीडीएफ दे दूंगा, पढ़ते रहो, और बाकी कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत लगे तो आप मुझे बताना। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय, ध्यान रखो और अच्छे से कमेंट्स करो, लोगों को शेयर करो यार, एफर्ट लग रहा है बहुत ज्यादा। और घबराना नहीं है, जो भी तुम पढ़ रहे हो बेस्ट पढ़ रहे हो, उससे बेस्ट कंटेंट शायद ही तुम्हें कहीं मिले। ठीक है, चलो ध्यान रखो, जय हिंद, बाय बाय।